एवरीवन, वेलकम टू विशाल एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी थी? क्या नाम था? कहाँ से शुरू हुई थी? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21 टू जिंक 30। क्लियर है? यहाँ तक हुआ था? क्लियर। अब इन्हीं का हमें क्या देखना है? एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई। सबसे पहले एटॉमिक रेडाई। क्या होता है एटॉमिक रेडाई? क्या होता है एटॉमिक रेडाई? ट्रांसलेशनल से लेकर लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होती है। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? अभिजीत, क्या होता है? ट्रांसलेशन सीरीज से लेफ्ट से लेकर राइट में डिक्रीज होती है। अच्छा, उसको बोलते हैं। अभी तो मैंने जो ट्रांजिशन सीरीज लेफ्ट टू राइट में जो डिक्रीज होती है उसको एटॉमिक रेडाई बोलते हैं। जाते ही पढ़ा था मैंने उधर। मैंने भी यही पढ़ाई हूँ। अर्पिता, एटॉमिक रेडाई। याद है क्या कुछ? ये न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट जो शेल होती है, ऑर्बिट होती है, उसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडाई। तो फिर यहां से जो आउटर मोस्ट शेल का जो डिफरेंस होता है, जो ये लेंथ होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो कहां से लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, ये होता है, क्या चल रहा है? क्या क्या होता है एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस से लास्ट आउटर मोस्ट जो शेल होती है, जो लास्ट शेल में जो एंटर करता है इलेक्ट्रॉन, उसका डिस्टेंस जो होता है, उसी की वही लेंथ को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो हमें क्या देखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे क्या चेंज होता है। अगर हम बात करें, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां से? स्कैंडियम टू जिंक। तो एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, पर एटॉमिक जो रेडाई है वो क्या होगी? डिक्रीज। क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमने पहले भी देखा है ना, अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाए, अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो शेल ऐड होती थी, एटॉमिक नंबर ऐड होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते थे, शेल ऐड होती थी। तो एटॉमिक रेडाई क्या होती है? सॉरी, एटॉमिक रेडाई क्या होती थी? इंक्रीज होती थी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज क्यों हो रहा है? अब एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? रेडियस बढ़नी चाहिए ना, पर यहाँ पे क्या हो रही है? क्यों? इधर देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर मैं स्कैंडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? कितने लोग टाइटेनियम के साथ है, टिटेनियम के साथ है? टिटेनियम। ठीक है, ये आता है। अगर ये 21 है
तो ये क्या होगा 22। अगर मैं आउटर मोस्ट शेल, फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट शेल की बात करूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इस सेल में एंटर कर रहा है तो सेम टिटेनियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, पेनल्टीमेट शेल में ही आएगा, मतलब उसी सेल में 1 यूनिट डिस्टेंस से इसी शेल में वो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अब सीधी सी एक बात है, अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी अगर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब तो ये भी है ना न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों का, एक दूसरे के पास में वो क्या होगा, एक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा, और जैसे अगर वो अपने तरफ में पुल करेगा तो रेडियस कम होगा कि ज्यादा होगा, तो रीजन क्या आता है इसका, सेम जो शेल है इसी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और सीधी सी एक बात है, इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है, जो 3D शेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1 डी वाली जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है उसके कारण भी इनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, सबसे पहली चीज तो ये अपने को इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में पुल करेगा, और साथ में सेम इसमें ऐड हो रहा है। देखो पहले यहाँ था, ठीक है, अब सेकंड इसमें ऐड हुआ और अपने तरफ में अट्रैक्ट करेगा, और इनके बीच में जो रिपल्शन रहेगा उसके कारण में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। क्लियर है क्या? तो याद क्या रखोगे, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब हम स्कैंडियम टू जिंक जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, पर कितने से, 1 यूनिट से। स्कैंडियम और टिटेनियम में एक ही इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है, टिटेनियम के बाद पक्का 23, वैनेडियम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा है ना? आयरन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, समझ रहे हो? इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण में वो अपने तरफ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। सेम किसके साथ होगा, आयोनिक रेडियस के साथ भी होगा। आयोनिक रेडियस के साथ भी सेम कंसेप्ट रहेगा, पर आयोनिक रेडियस में एक चीज, आयोनिक रेडियस भी अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी। आयोनिक रेडियस क्या, आयंस के बीच में। एटॉमिक रेडियस मतलब न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। आयोनिक रेडियस जो आयंस फॉर्म होते हैं उनकी रेडियस जो फॉर्म होती है एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, फॉर एग्जांपल हम बात करें लूजिंग और एडिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कोई ना कोई चार्ज डेवलप, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में बोली, एटम के ऊपर में कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता है, तो उनकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस। क्लियर है ना? तो अब सीधी सी एक बात आती है, आयोनिक रेडियस में भी क्या होगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, पर इसमें 2 कंडीशन होगी, डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके ऊपर में, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड है। अगर समझो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें क्रोमियम 2+ की, इसकी क्रोमियम 2+ की, क्रोमियम 2+ का जो आयोनिक रेडियस है वो है 83 पाइकोमीटर। और वही सेम अगर मैं बात करूं कॉपर 2+ का, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका कितना आता है 73 पाइकोमीटर। 82 है कि 83? 82 पाइकोमीटर। अगर हम बात करें क्रोमियम 2+ में है और कॉपर भी 2+ में, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मतलब इन्होंने दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, दिया है किसी को, ठीक है, लूज किया। तो ये 2+ वाली स्टेट में इसका कितना है 82, पहले क्रोमियम ही तो आता है ना, उसके बाद कॉपर आता है
अगर हम ऑर्डर की सीरीज देखें, क्रोमियम अगर 24 पे था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 22 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कॉपर कितना है 29, तो 29 पे अगर 2 देगा तो 27 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर तो ज्यादा है पर आयोनिक रेडियस देखो डिक्रीज हो जा रही है। 73 इसकी किसकी है 82। तो सीधा एक बात क्या समझ में आ रही है, सेम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रही और अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आयोनिक रेडियस क्या हो रही है डिक्रीज। क्लियर है, पक्का। एक और, अगर सेम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट इनमें से हम किसी की भी अगर हम बात ले, किसी भी एक की, तो सेम एलिमेंट अगर मल्टीपल ऑक्सीडेशन, हमें ये तो बात पता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस शो करती है, इनका वेरिएशन बहुत है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में। हम +6 तक +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है इसकी। क्लियर हो रहा है, तो मतलब मल्टीपल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सीधी सी बात है एक एलिमेंट भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। अगर कोई अगर हमने लिया तो M+ पे भी है, M2+ पे भी है, M3+ पे भी है, M4+ पे भी है। क्लियर हो रहा है, तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनका जो आयोनिक रेडिया है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। याद रहेगा, सेम एलिमेंट है और उसकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसका जो आयोनिक रेडियस है वो भी क्या होते जाएगा डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर है, एटॉमिक और आयोनिक क्यों डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में पुल कर रहा है तो रेडियस कम हो रही है। और सेम इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में सेम शेल में ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि देखो ना n-1 ये तो 3D सीरीज चालू है ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे 3D में ही तो एंटर करेंगे ना। क्लियर हो रहा है, तो dd जो 3D इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण भी इनका क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। सेम किसके साथ होगा आयोनिक रेडाई के साथ में भी। डन, पक्का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नेक्स्ट क्या आएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होती है आयोनाइजेशन वो एंथैल्पी? 1 मोल ऑफ एटम इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस सब्सटेंस। मतलब एक मोल ऑफ एटम को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सीधी सी एक बात है, क्या हुआ बड़ा minimum energy required to break क्या हुआ? अच्छा ठीक है, देखो इधर S ब्लॉक, ये D ब्लॉक है, यस बी हमेशा इनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी F ब्लॉक नहीं कम नहीं है उसका फिलहाल कम फिलहाल मुझे इससे का ही काम है, इतने में अपना अपन समझ लेंगे पूरा। ठीक है, S ब्लॉक P ब्लॉक, जो D ब्लॉक होते हैं हम अभी पढ़ ही इसी को रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ा है, D ब्लॉक को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों के बीच में लाई करती है, दोनों के इक्वल, मतलब ना इससे ज्यादा ना इससे कम ऐसा। अब सीधी सी अगर हम दोनों की अगर हम बात करें, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इधर वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या और ये दोनों के बीच में समझ पा रहे हो, न्यूट्रल नहीं है। ये कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी भी शो, ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए सब ट्रांजिशन दोनों के बीच में ट्रांजिट होने वाले एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, तो अब सीधी सी एक बात है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है, क्या हुआ नींद आ रही है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव तो बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है, तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसके बीच में लाई करेंगे, S और P के बीच में। अब सबसे पहली चीज अगर हम बात करें
जो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है सेम इलेक्ट्रॉन एंटर करता है न्यूक्लियस के साथ। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। तो सीधी सी एक बात समझ में आती, इनको रिमूव करने के लिए अगर न्यूक्लियस के साथ में वो ज्यादा अगर क्लोजली हेल्ड है तो इसको ब्रेक करने के लिए, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम? अभिजीत क्या लगेगी? एनर्जी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? ज्यादा ही पक्का? क्यों? ज्यादा लगेगी। कहा जाएगा? ये भी था। यहाँ तो नहीं, ये भी था। नहीं था, ये भी था। नहीं था, बोली ना। बहुत। बता कहाँ गया? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, इनका जो 4f ऑर्बिटल जो थर्ड सीरीज होती है, इनका जो 4f जो होता है वो कैसा होता है? फील्ड होता है कंप्लीटली। इसके कारण इनका जो शेप होता है फ्यूज हो जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोजली हेल्ड हो जाते हैं। तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, अब सीधी सी बात है न्यूक्लियर चार्ज के कारण में वो इजी ज्यादातर हेल्ड हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे? न्यूक्लियस से। तो सीधी सी बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कैसी लगेगी? ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो सेम याद रखना 3D सीरीज को सबसे ज्यादा, फिर 4D को, फिर इससे कम थोड़ा 4D को, फिर 5D को। 3D सीरीज को रिमूव कर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो एनर्जी लगती है वो ज्यादा लगती है। क्लियर है? अब सीधी सी एक बात अगर हम बात करें, डिपेंड करता है ये जो एलिमेंट्स है बॉन्ड आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, मेटल्स और नॉन मेटल्स बोथ अगर हम बात करें तो मोस्टली ज्यादातर ये लोग आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम Cl के साथ में आयोनिक बॉन्ड के साथ में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहे, इस पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर है तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हो रहा है? और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के में है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? क्या याद रखोगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए? अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो मोस्टली क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड। और हाइयर ऑक्सीडेशन लाइक +4 +5 +6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना वो मोस्टली कौन से रहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में, आयोनिक बॉन्ड के साथ नहीं रहते। क्लियर है? अगर और क्या होता है? हाँ, बस याद क्या रखोगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वैलेंस। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा? फिर फर्क क्या आएगा? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज। इंक्रीज। जब एटॉमिक रेडा है क्या हो रहा है? कम हो रहा है, रेडियस के तरफ ज्यादा आ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। पहले ही बता रही हूँ। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? इंक्रीज होगी ना। अगर किसी एलिमेंट की अगर हम 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं फर्स्ट टू थर्ड, तो हमेशा फर्स्ट से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर रहेगी। क्लियर है? क्या याद रखोगे? अगर मैंने हमेशा बोला है एटॉमिक रेडियस अगर कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। मतलब हम बात करें एटॉमिक रेडियस अगर कम हो रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं बात कर रही हूँ ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका और एक है इतने पास में, तो किसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी? इसको ना, रेडियस छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी। क्लियर है?
तो एटॉमिक रेडियस अगर कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, डन। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मेटालिक कैरेक्टर पे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, पर सभी ऐसे प्रॉपरली पूरी तरीके से मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। हाँ, पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लश्यर भी होते हैं बहुत से। क्लियर, जैसे कि अगर हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम मोस्टली कॉपर वायर्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, कॉपर को ऐसे वायर की तरह वायर बनाने के लिए यूज करते हैं, डक्टिलिटी अच्छी होती है उसमें। क्लियर है, तो ये जो एलिमेंट्स है मोस्टली अगर हम बात करें तो इनमें मेटालिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्यों प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहली चीज इनका मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है, डिपेंड करता है इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू एस, और अगर हम डी की बात एस और पी की बात करें तो इनके बीच में इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसा है, लोअर है, और साथ साथ में इनके पास में पहला तो क्या है, लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उसके साथ में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दोनों चीजें ना, डी ऑर्बिटल वैकेंट है, पहले जाता रहती है ना, उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अब सबसे पहली चीज इन दोनों के कारण इनमें क्या फॉर्म होता है, मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, अगर एलिमेंट हार्ड है इसका मतलब इनके जो मेटालिक बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म हुए, ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड के कारण। किसके कारण, कोवैलेंट बॉन्ड के कारण। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो D5 ग्रुप तक, D5 तक जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज होते रहेगा। जैसे ये D1, D2 है ना, पता है ना, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, Ms तक स्टेडीली इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि सबसे ज्यादा डी ट्रांजिशन में जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पाए जाने वाले, ये तो बताइए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन यूज करते हैं ना, टंगस्टन फिलामेंट लाइट्स में। क्लियर है, तो इनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है, देखो साइज में छोटे भी होने के कारण भी इनका जो एबनॉर्मल, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं वो कौन कौन शो करता है, Mn और Tc, टेक्नेटियम और मैग्नीज। ये कैसे शो करती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, किसमें डिक्रीज हो जाता है, पर इनका जो एटॉमिक, अगर हम बात करें इधर तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होते जा रहा है, पर यहाँ से इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। हमने बोला ना D5 तक क्या होता है, स्टेडीली इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। सबसे ज्यादा कौन पाए, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रोमियम, टंगस्टन और बीच का एमओ बताया, एमओ, मॉलिब्डेनम। ठीक है, ठीक है, ये मेटालिक कैरेक्टर शो होता है किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सीधी सी एक बात हमने देखा है कि बहुत से डायमैग्नेटिक के बारे में, पैरामैग्नेटिक के बारे में और फेरोमैग्नेटिक के बारे में। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमेशा देखा है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होता है, सब्सटेंस कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है कि फेरोमैग्नेटिक, गाय, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा,
क्या होगा? कैसे होगा? डायमैग्नेटिक क्या होता है? क्या होता है डायमैग्नेटिक? बोल रहे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब्सटेंस क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक। और अगर पेयर्ड है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। क्लियर है? अब सीधी सी बात है, अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिज्म की, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? अगर हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखे, सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो वो क्या होता है? अट्रैक्ट होगा। तो उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी शो करता है। अगर वो रिपेल होगा तो क्या हो जाएगा? और अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, क्या होगा? स्ट्रांगली अगर अट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। पूरे ट्रांजिशन सीरीज में 3 ऐसे हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, ये कैसे है? फेरोमैग्नेटिक है, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो ये स्ट्रांगली क्या हो जाएंगे? उसके ऊपर में अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर जैसे इनकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाती? इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेटली, जहां पे जिस तरीके से समझो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो अलाइंड हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, जिधर साइड में मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। तो इसीलिए, और ये क्या हो जाते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कंसीडर काय में करते हैं? फेरोमैग्नेटिक में। क्लियर है? देन अब देखो, सब इसके लिए जो है ना एक वैल्यू, बोर करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था एक, देखो स्पिन ओनली का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू रूट n प्लस 1 n प्लस 2 bm। बोर मैग्नेटन, इसका नाम क्या है? bm, बोर मैग्नेटन। अब सीधी सी बात है, n क्या है यहाँ पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास में, किसी भी कंपाउंड के पास में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते तो हमारी वैल्यू कितनी आती? 1.73 bm। अब जितनी ज्यादा ये स्पिन वैल्यू रहेगी उतना अच्छा कंपाउंड क्या रहेगा? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। क्लियर हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो bm की वैल्यू आएगी क्या? आएगी, ज्यादा आएगी। अगर हम बात करें फेरस, कोबाल्ट और आयरन, पीछे आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 4, 5 ये भी एग्जिस्ट करती है। जितनी ज्यादा bm वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा क्या करेगा? उतना अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा उसमें। क्लियर हो रहा है? तो किससे कैलकुलेट करोगे? ये फॉर्मूले से। क्लियर है? इससे कैलकुलेट करो। देन क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू रूट n इन ब्रैकेट n प्लस 2 bm बोर मैग्नेटन। क्लियर? अगर 1 रहा, ये वैल्यू याद रखनी है, एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू कितनी आएगी? 1.73। मतलब मिनिमम एक रहेगा तो इतनी रहेगी, इससे कम वैल्यू फिर आ सकती है क्या? एक तो रहता है, एक रह गया तो फिर 0 रहेगा, भाई एक ऑप्शन है, एक रहेगा तो मिनिमम अगर किसी की वैल्यू अगर इससे कम, इससे ज्यादा आ रही है तो हम क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी अच्छी, मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिज्म शो करता है। क्लियर है? तो डिपेंड किस पे करेगा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। स्पिन ओनली फॉर्मूला हमने पूरा का पूरा जो शील्डिंग है ना उसमें भी आगे देखेंगे। क्लियर हो रहा है? डन है इतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। क्या क्या हुआ अभिजीत? strongly attracted by magnet. Ferromagnetic.
वीकली और रिपेल्ड बाय मैग्नेट। diamagnetic. डन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कलर। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, हमें इतना तो पता ही है कि उनमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण देखो, एक बात याद रखना, अगर किसी में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सीधी सी बात है पूरे के पूरे अगर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखोगे, अगर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो नहीं करेंगे। कलर शो कब करेंगे? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब डिपेंड क्या करता है, हमें तो इतना ही पता है ना, विजिबल यूवी लाइट में कलर्स होते हैं, कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, रेनबो, ठीक है। तो इन कलर्स का एक वेवलेंथ होता है, जिस टाइप ऑफ वेवलेंथ को कोई भी कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है, जिस लाइट को, वेवलेंथ को, उस हिसाब से वो कलर इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 400 नैनोमीटर का नियर बाय करेंगे तो वॉयलेट या फिर रेड के इसको इसमें रहेगा। 430 नैनोमीटर का करेंगे तो ब्लू स्पेक्ट्रम में ब्लू कलर इमिट करेगा। तो जिस टाइप का वेवलेंथ क्या करेगा, जिस टाइप ऑफ लाइट का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उस वे से कलर इमिट करेगा। क्लियर? अब सीधी सी बात है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमें पता है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डीडी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। अब समझो, अगर किसी की 3D ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है उससे अगर उसको 5 dB सेकेंड उसकी अपर वाली जो डी ऑर्बिटल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करना है तो इनके कारण इनके बीच में क्या होगा? डीडी मतलब क्वाइट, अगर दोनों ही डी ऑर्बिटल है तो इतना ज्यादा डिफरेंस एनर्जीज में आएगा क्या? नहीं। एस और अगर मैं पी की बात करूं तो बहुत डिफरेंस है एस ऑर्बिटल का और पी ऑर्बिटल पर। अगर डी ही डी के अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा तो क्वाइट एनर्जी का डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डी डी ट्रांजिशन होगा। और इसके वजह से ये क्या करेंगे? प्रॉपर वेवलेंथ का जो सुटेबल वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब, वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट कलर इमिट करेंगे। क्या करेंगे? कलर शो करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डीप ब्लू हो, रेड हो। क्लियर हो रहा है? इतना डन है? नेक्स्ट, अब डिपेंड करता है, सेकेंड चीज डिपेंड करती है अगर हम उसको किस तरीके के सॉल्यूशन या लिगैंड के साथ में ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉपर 2+ इसकी, कॉपर 2+ को अगर हम कोबाल्ट, किसकी बात करेंगे? कोबाल्ट 2+ की। अगर इसको हम अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करें, किसके साथ? इसकी ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी और ये रेड कलर का कलर इमिट करेगा, पिंक। जैसे ही इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? देखो, ठीक है। ये जो कंपाउंड बनेगा इससे ये कैसा कलर इमिट करेगा? पिंक। सेम इस सॉल्यूशन को अगर आप HCl के साथ में ट्रीट कर दो, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लिगैंड चेंज हो गया, ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी और कलर कैसा डेवलप करेगा? डीप ब्लू कलर। इससे एक बात समझ में क्या आई कि हम किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन या फिर किस टाइप ऑफ लिगैंड इन
मतलब कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और कैसी ज्योमेट्री रहती है उस पे भी इनका कलर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब देखो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी ये कलर इमिट करेगा। अगर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कलर शो नहीं करेगा। क्लियर है? जैसे टाइटेनियम 4, उसके जो डी ऑर्बिटल में है 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। वैसे जिंक 2+ में भी अगर उसके पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। एक भी डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा शो करेगा, कलरलेस। तो मोस्टली उनके पास में अगर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कलरलेस। पहली कंडीशन। जिस टाइप ऑफ वेवलेंथ को अगर वो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब डी ट्रांजिशन के कारण भी कलर इमिट करेगा। सेकंड, किस टाइप ऑफ लिगेंड के साथ हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, जिस टाइप की ज्योमेट्री रहेगी, जिस टाइप का लिगेंड रहेगा उस हिसाब से कलर। जैसे कि हमने वाटर के साथ डिसॉल्व किया कोबाल्ट 2+ को तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, कलर डेवलप किया पिंक। उसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, और कलर कैसा डेवलप करेगा, डीप ब्लू। तो इससे यही चीजें क्लियर हो रही है। ऑल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डी ट्रांजिशन होगा, लिगेंड पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री उसका स्ट्रक्चर मतलब जो भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस बने उसकी ज्योमेट्री कैसी है, इन चीजों पे पूरा का पूरा कलर डिपेंड करेगा किसका, ट्रांजिशंस एलिमेंट का। क्लियर है? और सबसे बड़ी खासियत इनकी है कि ये कलर्स शो करते हैं। क्लियर है? स्पेशल प्रॉपर्टी में से एक आती है किसकी, ट्रांजिशंस एलिमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। क्या होता है अभिजीत कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? जो फास्ट करता है रिएक्शन को, क्या जो फास्ट करता है रिएक्शन को, हेल्प करता है, मतलब रिएक्शन को फास्ट करने में, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है? तो जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसमें से मोस्ट ऑफ दी एज ए कैटलिस्ट हम रिएक्शन को रन आउट करने के लिए यूज करते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके पहले हमने देखा था हॉबर प्रोसेस में, देखे थे। हाँ बता कौन सी प्रोसेस थी, हॉबर प्रोसेस। हॉबर प्रोसेस फॉर्मेशन जो अमोनिया का करते हैं उसमें हम MO या फिर Fe का यूज करते हैं, मॉलिब्डेन या फिर उसके अलावा ये तो बड़ा कॉमन MnO2 इसका यूज करते हैं। देखो मोस्टली जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं ये Ni ये मोस्टली ज्यादातर एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। अब सीधी सी बात है, MnO2 का भी हम यूज किया था, रिएक्शन किए थे KClO3 की फॉर्मेशन में हमने MnO2 को एज ए कैटलिस्ट यूज किया है। सबसे कॉमन हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोकार्बन के लिए, जैसे अल्कीन से अल्केन के फॉर्मेशन में क्या यूज किया था, निकेल यूज करते हैं ना। उसके अलावा पैलेडाइज कार्बन, यस, है ना, पैलेडाइज कार्बन भी यूज किए थे, किस लिए, किए थे। अल्काइन से अल्कीन पे रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, ताकि अल्केन ना बने। हाइड्रोजिनेशन ही करवा रहे थे, पर क्या करवाए थे, अल्काइन टू अल्कीन पे रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, याद है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन, अगर स्टीम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन में हम Fe और Cr यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो बहुत से अगर देखा जाए तो मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हम एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज करते हैं। तो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब अगर बात की जाए तो ये रिएक्शन को इजीली होने में, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर है, डन। अलॉय बाकी आगे का जो फॉर्मेशन ऑफ अलॉय,
और फॉर बाकी जितने भी रिएक्शन है जैसे कि KMnO4 का फॉर्मेशन, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।